हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में आज अपन बात करेंगे मेवाड़ किंगडम के पार्ट 3 की, जिसमें रायमल, उदय सिंह मतलब सांगा, उदय सिंह और राणा प्रताप के बारे में बात करने वाले हैं आज अपन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को प्रमोट प्लीज़ करिए। ये राजस्थान में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ये वीडियोज़, चाहे RAS से लेके आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं राणा रायमल। रायमल जो थे ये कुंभा के ब्रेव सन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। इन्होंने अपने बड़े भाई राणा उदा को हराया था, फिर उसके बाद में सत्ता हाथ में ली थी। इन्होंने मांडू पर अटैक किया था, जो कि मांडू के रूलर को मांडलगढ़ भीलवाड़ा के आसपास में हराया था इन्होंने बैटल के अंदर। साथ में इनकी जो शादी थी वो अपने को पता है, जो आंवल बावल की जो संधि हुई थी, आंवल बावल एग्रीमेंट, राव जोधा एक तरफ था, राणा कुंभा एक तरफ था, तो उनके बीच में जो जोधा की बेटी श्रृंगार देवी, उसकी शादी कर दी गई थी किसके साथ में? राणा रायमल के साथ में। तब जाके फिर जो मारवाड़ के राठौड़ और मेवाड़ के जो ये गोहिल थे या सिसोदियाज थे, इनके बीच की राइवलरी ख़त्म होती है। जो ये श्रृंगार देवी थी, इन्होंने एक बावड़ी बनवाई थी घोसुंडी में, घोसुंडी की बावड़ी, और इन्होंने एक शिव टेम्पल बनवाया था राणा रायमल ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जिनका नाम दिया गया था अद्भुत जी का मंदिर, अद्भुत जी टेम्पल चित्तौड़गढ़ में। किसके टाइम पे बना? राणा रायमल के टाइम पे। जो रायमल थे, इनके 4 बेटे थे। 4 बेटों में से अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2 इम्पोर्टेंट रहे, एक तो पृथ्वीराज और दूसरे राणा संग्राम सिंह, जिनके बारे में अपन बात करेंगे। राणा सांगा जिनको बोला जाता है, राणा संग्राम सिंह। जो पृथ्वीराज थे उनको उड़ना राजकुमार मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये एक्टिविटीज़ किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे बैटल फील्ड में, इसलिए इनका नाम दे दिया उड़ना राजकुमार। इन्होंने अजमेर का जो फोर्ट है उसको रिन्यू करवाया, रिनोवेटेड करवाया, और साथ में अपनी वाइफ तारा के नाम पे इसका नाम रख दिया अजमेर वाले फोर्ट का तारागढ़। तो अजमेर वाले फोर्ट का तारागढ़ का नाम किसने दिया? पृथ्वीराज, राणा पृथ्वीराज ने, ठीक है, चौहान ने नहीं। अब बात करते हैं अपन रायमल के बेटे महाराणा संग्राम सिंह की, जिनका रूल चला 1509 से 1528 AD। आप इनकी इमेज देख सकते हो, देखो एक हाथ डैमेज्ड है, एक इनका पैर डैमेज्ड है और एक आंख आप देख सकते हो इनकी डैमेज रही। इन्होंने बहुत बैटल्स लड़े थे, और जो बैटल लड़े उनके बारे में एक एक करके अपन बात करेंगे। बाबर ने इनकी बहादुरी को बहुत ही ज़्यादा कमेंड किया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेज़ की थी, और अपनी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी थी उसमें बाबर ने लिखा, इनको प्रेज़ किया, ठीक है। दूसरा, कर्नल जेम्स टॉड ने इनको रून्स ऑफ सोल्जर्स, मतलब जो सिपाही होते हैं उनका जो बचा कुचा हिस्सा होता है, मतलब एक तरीके टूटा फूटा सिपाही, क्योंकि देखो रीज़न, एक पैर, एक हाथ और एक आंख, ये तीनों डैमेज थे, तो इसलिए इनको बोल दिया गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा रून्स ऑफ सोल्जर्स। इनके टाइम पे मालवा पे तो रूल कर रहे थे नसरुद्दीन, और गुजरात के रूलर थे मोहम्मद शाह। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, इसलिए ये चीज़ पूछ ली जाती है कि कई बार कि महाराणा सांगा के टाइम पे कंटेम्प्रेरी मालवा का रूलर कौन था और गुजरात का रूलर कौन था, और दिल्ली का रूलर कौन था। दिल्ली के अंदर इन महाराणा सांगा के टाइम पे 2 रूलर्स आए, एक तो सिकंदर लोदी और दूसरा फिर बाद में रहा इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी जब डिक्लाइन की थी, फिर उसके बाद में दिल्ली पे राज जब शुरू हो गया था, पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा गया था, उसके बाद में दिल्ली में जो मुग़ल सल्तनत शुरू हो गई थी बाबर के टाइम से। राणा सांगा ने जो बैटल्स लड़े उनमें पहला है बैटल ऑफ खातौली, जो बूंदी के पास में लड़ा गया 1518 AD में, और कुछ दिनों बाद में ही बैटल ऑफ बाडी, या बाड़ी भी कई बार लिखा हुआ मिल सकता है, बैटल ऑफ बाड़ी या बाडी, ये धौलपुर में लड़ा गया था, ये 1518 AD में। तो ये दोनों जो बैटल्स जो थे, खातौली और बाड़ी वाला बैटल, ये दोनों बैटल्स राणा सांगा ने लड़ाई की थी किसके अगेंस्ट में? इब्राहिम लोदी की आर्मी, जो किसके अंडर में लड़ रही थी? मियाँ खान नाम के कमांडर के अंडर में। दोनों बैटल्स में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को हराया था, मतलब मियाँ खान को हराया था। नेक्स्ट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ गागरोन। गागरोन का जो युद्ध हुआ वो 1519 AD में गया, जिसमें मालवा के महमूद को सांगा ने हराया था। फिर बयाना का बैटल होता है जो 1527 AD में होता है। इसमें बाबर की आर्मी ने राज कर लिया था, मतलब ऑक्यूपाई कर रखा था फोर्ट ऑफ बयाना को। वहाँ से राणा सांगा ने हरा करके बाबर की आर्मी को भगा दिया था और
फोर्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था 1527 में। तो पहले ये नींव लग गई थी राणा सांगा और बाबर के बीच की राइवलरी की। राणा सांगा जो है ये फेमस रूलर रहे हुए हैं। 16th सेंचुरी के सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल किंग की लिस्ट जब आती है तो इनका टॉप पे नाम आता है 16th सेंचुरी का, और इनको टाइटल दिया गया हिंदूपत। और इसकी वजह, इन्होंने इतने युद्ध लड़े और इन युद्धों में जब बहुत सारे मतलब युद्ध लड़े गए तो लगभग 80 तो घाव थे बॉडी पे। आप सोच सकते हो, एक आँख, एक हाथ और एक पाँव ये डैमेज हो गए थे बैटल्स में, फिर भी ये बंदा लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं जाता था। इसलिए सबसे पावरफुल और ब्रेव किंग भी कंसिडर किया जाता है 16th सेंचुरी का राणा सांगा को। फिर जैसे ही बयाना का बैटल होता है 1527 में, तो जब बाबर की सेना जो हारी हुई थी वो बयाना से वापस जाने की कोशिश करती है अरब कंट्रीज़ की तरफ, तब बाबर वापस आता है और बाबर उनको रोकता है कि आप लोग जाओ मत। और वहाँ पर बाबर इनको स्लोगन देता है जिहाद का, कि हमें अपने धर्म के लिए ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अपने को धर्म को अगर एक्सपेंड करना है तो अपने को ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या करी, जिहाद का नारा दिया बाबर ने, और जिहाद के नारे से फिर ये जो हारी हुई नर्वस आर्मी थी इसमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का फैक्टर आ जाता है। जब ये मोटिवेटेड आर्मी फिर से आती है तो बैटल ऑफ खानवा लड़ा जाता है। भरतपुर वाले रीजन में खानवा का युद्ध होता है 1527 में, जिसमें सांगा की हार होती है और बाबर जीतता है। पर इस लड़ाई में जो सांगा का जो लड़ाई करने का तरीका था, जो एग्रेशन था, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा था। पर हार होने की वजह से बाबर एक चीज़ बोलता है, बोले कि राजस्थान के जो राजपूत हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है राजस्थान के राजपूतों के लिए कि इनको युद्ध लड़ना आता है, युद्ध लड़ने में बहुत पारंगत है, इनके नीचे नीचे है दुनिया में कोई, पर इनको युद्ध जीतना नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीतने के लिए तो साम दान दंड भेद कुछ भी हो, कैसे भी करके आप युद्ध जीतो, ठीक है, चाहे दूसरे के साथ में कोई छल ही करो। पर वही रावल रतन सिंह वाला सिस्टम कि भाई राजपूत कोई भी काम करता है तो सिद्धांतों के उसूलों पे चलने वाले होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये बैटल होता है, इस बैटल के अंदर बाबर की जीत होती है। इसमें क्या होता है, जब लड़ाई होती रहती है तो सांगा के थोड़ी इंजरी आ जाती है। तो इंजरी के बाद में झाला अज्जा, काठियावाड़ का जो रूलर था झाला अज्जा, वो क्या करता है, जो मेन लीडर जो था खानवा के बैटल में वो था राणा सांगा। तो राणा सांगा की क्या होगी, एक तरीके से इंजरी हो गई। तो इंजरी के बाद में राणा सांगा को फ्री किया और खुद ने रॉयल साइंस ले लिए, ठीक है, रॉयल साइन लेके, और फिर बाद में आर्मी को लीड किया कि आर्मी कहीं रुक न जाए लड़ती। तो झाला अज्जा का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाबर ने ये जो बैटल जीता, इसके पीछे दो वजहें थी। एक तो कैनन्स मतलब तोपें काम में ली गई थी, और एक तुलुगुमा करके एक टेक्निक होती है जिसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बाबर की सेना इधर है, इधर हो गई राणा सांगा की, समझना आप, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, इधर राणा सांगा, इधर बाबर की। तो बाबर ने तो क्या किया, खुद तो पीछे हो गया और आर्मी को कर दिया आगे, और साथ में कैनन्स थी, तोपें भी थी, और एक जो लाइन थी आगे की फ्रंट लाइन, उसके बाद में यहाँ पर पीछे बना दी खाइयाँ। क्या बना दिया, खाइयाँ, खड्डे बना दिए गहरे गहरे। तो ये तो हो गया बाबर का सेटअप। तो बाबर कहाँ है, खुद पीछे, बहुत आर्मी आ गया। यहाँ पर इधर राणा सांगा के साथ में बाबर की जितनी आर्मी थी उससे बहुत ज़्यादा आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, और सांगा यहाँ पर हाथी पर बैठा सबसे आगे खुद, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। जैसे ही ये अटैक होता है, ये वाली जो टुकड़ी है, जो फ्रंट रो थी इसकी आर्मी की, बाबर वाली आर्मी की, वो धीरे धीरे डिस्पर्स होती है और इस खड्डे में जाकर के ये जितनी भी सेना का फ्रंट पार्ट था वो जाके गिर जाता है। अब आप देखो कि फ्रंट में यहाँ पर अगर बाबर था, राणा सांगा था, तो बाबर तो केवल एक ही टारगेट करेगा कि किंग के ऊपर कैसे अटैक किया जाए। तो राणा सांगा तो फ्रंट में था, बाबर था बिहाइंड द, ये एक प्रोटेक्शन लेयर थी। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये जो तरीका था इसमें खाइयाँ बनाना, तोपें बनाना, और साथ में बाबर का खुद को प्रिजर्व रखना, ठीक है, तो वो जो बात थी, इस बात को, ये जो टेक्निक थी, इसको बोला गया तुलुगुमा। और इस वजह से क्या हो गया, राणा सांगा और ये लोग क्या थे, फ्रंट में आ गए सारे के सारे जो लीडर्स थे, जबकि होना इनको पीछे चाहिए था। तो इस वजह से बाबर की जीत होती है। फिर राणा सांगा के बारे में देखें तो ये लास्ट हिंदू रूलर था जिसके अंडर में राजपूत जितने भी थे उन्होंने साथ में मिलकर के लड़ाई की थी। और किस लिए, कि फॉरेनर्स को उखाड़ के फेंको भारत से।
ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राणा सांगा लास्ट हिंदू रूलर रहा जिसके अंडर में राजपूत किंग्स एक साथ आए और उन्होंने फॉरेन रूलर्स को हटा के भगाने की कोशिश की। अब ये जो कौन कौन से राजपूत थे, कौन कौन से एक तरीके से नेटिव किंग्स थे जिन्होंने सांगा की हेल्प की, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। हसन खां मेवाती नागौर का, महमूद लोदी ये इब्राहिम लोदी का ब्रदर था, मेदिनी राय ये चंदेरी का, झाला अज्जा काठियावाड़, मालदेव मारवाड़, पृथ्वीराज आमेर, ये पृथ्वीराज आमेर कौन हो गया, इसका भाई तो था, मैंने बताया था रायमल के 4 बेटे जिसमें पृथ्वीराज जिसको आमेर ये पृथ्वीराज आमेर सॉरी ये आमेर नहीं, आमेर वाला पृथ्वीराज है, अजमेर वाला नहीं है, मैंने अजमेर वाला रीड कर दिया इस वजह से थोड़ी गड़बड़ होगी। आमेर का पृथ्वीराज मतलब आमेर वाले भी सपोर्ट में आए थे। राजा बहारमल ईडर, बहारमल वो नहीं है जोधा वाला जो है हरकुबाई वाला पिता नहीं, आमेर वाला नहीं है, ईडर का, ठीक है। अखैराज देवड़ा सिरोही का, कल्याणमल बीकानेर का, रावत उदय सिंह ये वागड़ का, ठीक है। सलहादी तंवर ये रायसेन का और वीरमदेव मेड़ता का। तो इनमें से कई कई नाम तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मालदेव की बात हो गई, कल्याणमल की बात हो गई, वीरमदेव मेड़ता, इनकी ये अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साथ में राणा सांगा के साथ में ये बैटल फाइट करने के अंदर। पर होता क्या है इस बैटल में, जैसे ही इंजरी हो जाती है तो इसको लेके आया जाता है दौसा, किसको, राणा सांगा को उठा के लेके आता है, बसवा करके जगह है दौसा में, वहाँ लाया जाता है। फिर उसके बाद में ये वापस बैटल में जाने की कोशिश करता है, तो ज़्यादा इंजरी होने की वजह से फिर इसको चंदेरी लाया जाता है और चंदेरी लाते लाते बताया ये जाता है कि राणा सांगा को जहर पिला दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से डेथ हो जाती है राणा सांगा की 1528 में, जब वो चंदेरी लाया जा रहा था बैटल फील्ड से, जब वो इंजर्ड हो चुका था। राणा सांगा का क्रिमेशन किया गया, दाग संस्कार किया गया था मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, वहीं पर इसकी छतरी बनाई गई है जो आज भी वहाँ पर लोकेटेड है। अब राणा सांगा के बाद में इसका बड़ा बेटा बनता है किंग रतन सिंह। रतन सिंह जो है इसके टाइम पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं होते हैं, पर जो जैसे ही रतन सिंह की डेथ होती है तो उसके बाद में विक्रमादित्य करके एक छोटा बच्चा, वेरी यंग सन ऑफ राणा सांगा का बहुत छोटा बेटा, जो कि हाड़ी रानी कर्णावती का बेटा था। तो हाड़ी रानी कर्णावती के बेटे को फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, रूल मिल जाता है। तो रानी कैसे जैसे करके एडमिनिस्ट्रेशन को अपना मैनेज करके चलती रहती है। पर होता क्या है, 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने अटैक कर दिया चित्तौड़गढ़ पे, और चित्तौड़गढ़ पे जब अटैक किया गया तो उस टाइम पे ये 1533 वाला जो टाइम था, इस टाइम था हुमायूं। कौन आ गया था, हुमायूं दिल्ली में। तो हुमायूं से हेल्प लेने के लिए रानी कर्णावती ने राखी भेजी, पर हुमायूं ने कोई सहायता न भेजी। इस वजह से फिर रानी ने जो सुल्तान था बहादुर शाह गुजरात का, उसके साथ में ट्रीटी कर ली कि हम आपकी अगेंस्ट में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होने देंगे जिससे कि आपको हमें हम पे अटैक करना पड़े। पर 1534 AD में, एक साल बाद ही, विद इन 1 ईयर, सुल्तान ऑफ गुजरात बहादुर शाह ने वापस अटैक कर दिया और रानी ने इस बार अपने बेटे विक्रमादित्य और दूसरे बेटे उदय सिंह, इन दोनों को क्या कर दिया, अपने ननिहाल मतलब खुद के पीहर बूंदी भेज दिया, ठीक है। उनका ननिहाल हो गया, मैटरनल हाउस हो गया विक्रमादित्य और उदय सिंह को, और वहाँ पर इनको भेज के फिर बाद में जो अटैक था बहादुर शाह का, उसको फेस किया रावत बाग सिंह देवलिया जो कि प्रतापगढ़ के थे, उसकी लीडरशिप में, ठीक है। तो इस तरीके से जो रावत बाग सिंह था देवलिया प्रतापगढ़ का, उसकी लीडरशिप में रानी ने ये सुल्तान बहादुर शाह के अटैक को फेस किया। पर इस अटैक में क्या होता है, इनकी डिफ़ीट होती है, इनकी हार होती है, और कर्णावती जो है उन्होंने फिर जोहर परफॉर्म किया बहुत सारी औरतों के साथ मिलके, और ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाया। साके के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं रावल रतन सिंह के टाइम पे। फिर नेक्स्ट जो एक तरीके से रूलर आता है शॉर्ट पीरियड के लिए, बनवीर। बनवीर जो है ये पृथ्वीराज का बेटा, पृथ्वीराज का सर्वेंट सन। होता क्या था, ये जो राणाज हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, अब इनकी जिस क्वीन से या जिस प्रिंसेस से शादी होती थी, उनके साथ में क्या उनकी दासियाँ भी आती थी। तो इनके रिलेशंस क्या दासियों के साथ भी होते थे। तो दासी सर्वेंट सन का मतलब दासी पुत्र हो गया ये।
तो 1536 में ये पृथ्वीराज का जो बेटा था बनवीर, इसने विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य जो पहले तो बच्चा था, फिर उसके बाद में इसने विक्रमादित्य ने जब साका हुआ दूसरा, उसके बाद में टेक ओवर किया, तो बनवीर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मौका देखते हुए विक्रमादित्य की डेथ हो गई। अब विक्रमादित्य का डेथ के बाद में बनवीर का टारगेट क्या? दूसरा बेटा उदय सिंह। अब उदय सिंह को फिर बाद में जो पन्ना धाय थी, बहुत फेमस है मेवाड़ के लिए, पन्ना धाय का जो एपिसोड है, ईमानदार वफादार थी राज सिंहासन के लिए, तो उसने उदय सिंह को तो उठा लिया उसके पालने में से और वहाँ पर अपने बेटे चंदन को लेटा दिया। और जैसे ही चंदन को लेटाया तो बनवीर मारने आ गया और चंदन की मौत हो जाती है और उदय सिंह बच जाता है। फिर पन्ना धाय जो है वो उदय सिंह को कुंभलगढ़ फोर्ट ले जाती है और वहाँ पर इसकी परवरिश होती है। और परवरिश करने वाला कौन होता है? कुंभलगढ़ फोर्ट का जो गार्ड है आशादेवपुरा, आशादेवपुरा, इन्होंने फिर उदय सिंह की परवरिश की और उदय सिंह बड़ा होता है। फिर उसके बाद में उदय सिंह जैसे ही बड़ा होता है तो कुंभलगढ़ में 1537 में क्राउंड मतलब कोरोनेशन सेरेमनी परफॉर्म की जाती है, किंग बनाया जाता है उदय सिंह को। उदय सिंह का रूल जो है वो रहता है 1537 से 1572 तक का। इसने उदय सिंह ने जैसे ही ये कोरोनेशन लिया और थोड़ा बड़ा हुआ तो बनवीर पे अटैक किया और चित्तौड़ को वापस से ले लिया। इसने 1544 में एक ह्यूमिलेटिंग काम किया, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाला, कि जब शेरशाह सूरी अटैक करने के लिए आ रहा था 1544 का, आपको सुमेल जैतारण वाला बैटल, मालदेवी वाला बैटल ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी टाइम पे शेरशाह सूरी इधर भी मेवाड़ की तरफ भी आता है। तो बैटल को अवॉइड करने के लिए उदय सिंह ने जो अपना पूरा फोर्ट था चित्तौड़ का, उसकी चाबियां शेरशाह को ऐसे कैसे सौंप दी कि हमें युद्ध नहीं करना, हमें खून खराबा नहीं चाहिए। तो शेरशाह ने फिर उसके बाद में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जिसका नाम था खास खां। क्या था? खास खां। अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पे बिठा के चला जाता है। फिर इसके बाद में उदय सिंह ने एक नई सिटी स्टैब्लिश की, उदयपुर, 1559 में, 1559 में, जिसको फिर अपनी मेवाड़ की कैपिटल बना ली। अकबर ने जब ये शेरशाह था, शेरशाह देखो पहले तो हुमायूं के बाद में शेरशाह के बाद में फिर बाद में अकबर। पहले हुमायूं आया फिर से, पर हुमायूं कुछ दिन के लिए रहा, फिर डेथ हो गई थी उसकी सीढ़ियों में पढ़ने से लाइब्रेरी में। फिर उसके बाद में वापस अकबर। अब अकबर जो है, अकबर ने अटैक किया चित्तौड़ पे 1567 AD में। तो उदय सिंह ने उस टाइम पे क्या किया था जिसकी वजह से अकबर ने अटैक किया? उसकी वजह थी कि उदय सिंह ने बाज बहादुर जो कि मांडू का था उसको शेल्टर दे दी, उसको एक तरीके से अपने यहाँ पे रहने का मौका दिया। तो इस वजह से अकबर चिढ़ गया। अकबर की और मांडू के इस बाज बहादुर के बीच में इशू चल रहे थे, इस वजह से अकबर की दुश्मनी थी। दुश्मनी को फिर दुश्मन को जैसे ही प्रोटेक्शन दी, उदय सिंह ने शेल्टर दी, तो अकबर चिढ़ गया तो अटैक करवा दिया। होता क्या है कि जैसे ही अकबर का अटैक होता है तो उस टाइम पे ये जो उदय सिंह है ये खुद तो चला जाता है जंगलों में और चाबी दे जाता है, या फिर जो भी पूरा अथॉरिटी है वो दे जाता है जयमल और फत्ता करके, दो ब्रेव वॉरियर्स होते हैं, उनको दे जाता है और खुद चला जाता है जंगलों में। ये जो जयमल और फत्ता है इन्होंने बहुत ही गजब तरीके से लड़ाई की और आज अपने लोक देवताओं के अंदर भी इनका नाम आता है। लोक देवता है ये, अपन जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे इनके बारे में। तो इन दोनों ने बहुत ही गजब की लड़ाई की और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, दोनों मर गए। फिर इसके बाद में जैसे ही जयमल फत्ता जो मेन लीडर्स थे इनकी डेथ हुई तो थर्ड साका ऑफ चित्तौड़ होता है 1568 में। ठीक है, अकबर जो था वो जयमल और फत्ता की जो ब्रेवरी थी उसके बारे में मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था कि इन्होंने कितनी गजब की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए तो अकबर महान का टैग मिलता है, द ग्रेट अकबर। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी अपने जो दुश्मन थे उनको एक तरीके से ह्यूमिलिएट कभी नहीं किया। अगर वो ब्रेव थे तो उनकी रिस्पेक्ट की और साथ में ये भी चीज़ इंश्योर की कि अगर वो आराम से बातों से या फिर टॉक्स के बेसिस पे ही अगर वो सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर ले तो अकबर ने बैटल अवॉइड किया। पर फिर बाद में अगर नहीं माने तो फिर बाद में बैटल का ही इसने रास्ता अपनाया। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए ग्रेट टर्म एक प्रीफिक्स लगता है अकबर के नाम के जब भी आता है। तो जयमल और फत्ता की ब्रेवरी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। तो इस बात को शो करने के लिए अकबर ने आगरा के फोर्ट के बाहर 2 हाथियों पर बैठे हुए आइडल्स इंस्टॉल किए, मूर्तियां बनवाई, किसकी? एक जयमल की और एक फत्ता की। तो ये आप समझ सकते हो कितना गजब का ट्रिब्यूट पे किया गया अकबर के द्वारा।
उदय सिंह जो है जंगल में ही रहा, फिर जंगल में ही उसने गोगुंदा वाले रीजन में अपना जो उदयपुर वाली सिटी स्टैब्लिश कर ली थी। तो गोगुंदा वाले रीजन में उदय सिंह की डेथ हो जाती है और वहीं पर उदय सिंह की छतरी आज प्रेजेंट है। फिर उदय सिंह के बाद में उदय सिंह ने अपनी पत्नी, नाम था धीराबाई, जो कि भाटी क्वीन, भाटी कहाँ के, जैसलमेर के, तो भाटी क्वीन धीराबाई का जो बेटा था जगमाल, उसको उदय सिंह ने नॉमिनेट कर दिया अपना सक्सेसर। ध्यान देना कि उदय सिंह ने नॉमिनेट किया किसको, जगमाल को। जगमाल कौन था, ये धीराबाई जो कि भाटी क्वीन थी, मतलब भाटी प्रिंसेस थी, जो भाटी क्वीन बनी आके उदय सिंह की वाइफ, तो उसको अपना सक्सेसर डिक्लेयर किया। पर होता क्या है, जैसे ही क्रिमेशन का प्रोग्राम करके वापस आ रहे होते हैं कौन, अखेराज और राम सिंह, ये दो किंग सोनगरा जालोर वाले रीजन के। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो सक्सेसर वाला जो इशू था इसको ऑब्जेक्ट किया और जगमाल को हटा करके महाराणा मतलब प्रताप को किंग बना दिया। तो एक राजा जिसने अपना कोई सक्सेसर डिक्लेयर किया हो, उसकी बात को पलट करके और फिर बाद में किसी और को किंग बनाना, चाहे वो छोटा बेटा ही क्यों ना हो, तो ये पहली बार हुआ था। इसलिए इसको बोला जाता है रिवोल्ट ऑफ राजमहल, राजमहल की क्रांति, कि एक राजा की कही हुई बात को उलट दिया गया। प्रताप सिंह की फिर बाद में कोरोनेशन सेरेमनी होती है, वो होती है कुंभलगढ़ फोर्ट में ही, जहाँ पे पिता की हुई थी, पिता का नाम उदय सिंह। ओके, प्रताप के बारे में अगर बेसिक्स की बात की जाए तो प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1548 को बादल पैलेस, जो कि कुंभलगढ़ में है, वहाँ पर हुआ था। इसकी माँ का नाम था जयवंताबाई, जो कि अखेराज चौहान, ये देखो यहाँ पे अखेराज, नाना ने ही इनको किंग बनाया था, अखेराज चौहान ऑफ पाली उनकी बेटी थी। और प्रताप का बचपन का जो नाम था वो था कीका। ठीक है, प्रताप का बचपन का नाम था कीका। इनके बारे में जब भी कोई लिटरेरी टर्म आप पढ़ोगे, जैसे पाथल पीथल एक मैंने बताई थी, कन्हैया लाल सेठिया जी की एक बुक है जिसमें पाथल कौन, महाराणा प्रताप, पीथल किसको बताया था, पृथ्वीराज राठौड़ को, जिसको अकबर ने गागरोन का किला दे दिया था, ये अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पाथल और पीथल, तो पाथल टैग मिलता है लिटरेरी टर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। अकबर ने महाराणा प्रताप से मतलब एक डेलीगेशंस भेजे थे, एक तो क्या 4 डेलीगेशन भेजे थे, किस लिए, कि आप राजी राजी बिना बैटल किए हुए ही अकबर की सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर लो। पर वो चारों के चारों जितने मिशंस गए थे वो सारे फेल हुए, एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 4 मिशन कौन थे, कौन कौन थे, किस किस की लीडरशिप में गए थे वो चारों, तो आप देख लो, JMBT ये शॉर्ट में है इसका। सबसे पहले है जलाल खान, ये नवंबर 1572 को गया। फिर गया मान सिंह जून 1573 को, फिर भगवंत सिंह अक्टूबर 1573 को, और फिर टोडरमल दिसंबर 1573। मतलब अकबर ने पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी करके बैटल को अवॉइड किया जाए और प्रताप से एक ट्रीटी करके प्रताप को सबॉर्डिनेट बना लिया जाए। पर प्रताप ने ये चारों जो प्रपोजल्स थे इनको रिजेक्ट कर दिया, ये फेल हो गए सारे मिशंस। तो अल्टीमेटली 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ अकबर की आर्मी होती है जिसको लीड करते हैं आमेर का मान सिंह, और दूसरी तरफ होता है महाराणा प्रताप। इन दोनों के बीच में बैटल होता है। इस बैटल में हकीम खां सूरी, जो खमनोर उदयपुर के इकलौते ऐसे मुस्लिम आर्मी चीफ थे जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप याद रखना कि हकीम खान सूरी खमनोर उदयपुर का जो रूलर था, उसने महाराणा प्रताप का साथ दिया, जो इकलौता ऐसा मुस्लिम किंग था जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया हो, ये ध्यान रखना अपने को। दूसरी चीज़ मैं बताऊं यहाँ पे आपको, ये जब महाराणा प्रताप लड़ रहा था तो महाराणा प्रताप थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, राव झाला बीदा, झाला अज्जा की तो बात हुई थी राणा सांगा के टाइम पे, तो यहाँ पे हो रही है राव झाला बीदा। उन्होंने नेशनल सिंबल्स को पहना और आर्मी को लीड किया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया था। महाराणा प्रताप की हेल्प करने के लिए एक भील आर्मी भी आई थी, भीलों की सेना भी थी, किसके अंडर में, पूंजा के अंडर में। तो ये भी चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि भील आर्मी किसके अंडर, किस रूलर के अंडर
महाराणा प्रताप की हेल्प के लिए आई थी, तो वो है पूंजा। अल बदायून ये भी साथ में ही था इस युद्ध में। अल बदायूनी, इसने इस बैटल के बारे में अपनी एक बुक जिसका नाम है मुक्ताब उत तवारिफ, क्या नाम है, मुक्ताब उफ तवारिफ, इसमें मेंशन किया है हल्दी घाटी के बैटल को। अब ये जो बैटल है, इस बैटल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले तो वो नाम देखते हैं, फिर मैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कर्नल टॉड, जो कर्नल टॉड है, जेम्स टॉड, उन्होंने तो बैटल ऑफ थर्मापल्ली से कंपेयर किया कि मेवाड़ का थर्मापल्ली या राजपूताना का थर्मापल्ली बैटल इसको बोला गया। अबुल फजल, इसने बोला वार ऑफ खमनोर, खमनोर का युद्ध बताया इस बैटल को, जो हल्दी घाटी का बैटल था। और बदायूनी ने अपनी इस, जो बदायूनी था उसने अपनी जो क्रिएशंस थी, अपनी जो बुक्स थी, उनके अंदर नाम दिया इसको गोगुंदा का वार। अब ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये तो नाम पता है आपको कि खमनोर है, ठीक है, गोगुंदा है, ये सारी की सारी उदयपुर वाले रीजन में, मेवाड़ वाले रीजन में लोकेटेड है। आज भी अपन पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी के बारे में, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। पर ये जो थर्मापल्ली वाला जो पॉइंट है, ये कंपैरिजन जो हो रहा है, आपने मूवी देखी होगी 300, जिसमें स्पार्टा का लियोनाइडस की लीडरशिप में फारस, पर्शिया के जो किंग थे, उससे लड़ाई होती है। वो जो 300 मूवी वाला जो बैटल है ना, उसी को बैटल ऑफ थर्मापल्ली बोला जाता है। ये ध्यान रखना आप। तो आप समझ सकते हो कितना एक टॉप क्लास का कंपैरिजन किया गया है। ग्रीक जो एंशिएंट हिस्ट्री रही हुई है उसका यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है कर्नल टॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो बैटल हुआ था हल्दी घाटी का, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी। अजमेर का जो अकबर का फोर्ट है, सॉरी अकबर था, ये आमेर नहीं है, अकबर, ये गलत है, अकबर्स फोर्ट एट अजमेर। 1 सेकेंड, इसको हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा अकबर, अकबर्स फोर्ट ऑफ अजमेर। यहाँ पे तो स्ट्रेटेजी बनी और तैयारियां की गई थी मांडलगढ़ में। इस बैटल के दौरान भामा शाह, जो कि मिनिस्टर थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था और पैसा दिया था राणा को कि कैसे भी करके तुम अपनी आर्मी को बनाए रखो और मेवाड़ को प्रोटेक्ट करो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए कर्नल जेम्स टॉड ने जो भामा शाह था उसको टैग दे दिया मेवाड़ का कर्ण, कर्ण ऑफ मेवाड़। कर्ण किस लिए था? दान के लिए। और आज भी आप देखते हो भामा शाह स्कीम, अब तो चलो बंद हो गई, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भामा शाह स्कीम जो चलाई थी वो इसीलिए। और साथ में सेवियर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है किसको? भामा शाह को। ये बैटल जो था, इसमें अकबर की जो आर्मी थी वो कहीं ना कहीं जीतती है, पर जो महाराणा प्रताप था वो इंजर्ड होकर के वहाँ से चला गया था। ये चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो तो कंसिडर करते नहीं है कि महाराणा प्रताप की हार हुई, बट रियल में जो बैटल हुआ था उस बैटल में 2 आर्मीज हो गई थी, क्योंकि राणा प्रताप भी तो चला गया था, तो आर्मी हो गई, एक तरफ मुगल आर्मी हो गई, एक तरफ मेवाड़ की आर्मी हो गई। तो इन आर्मीज़ के बैटल में देखा जाए तो अकबर की आर्मी की जीत हुई थी। ओके, फिर इसके बाद में इस बात का बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप ने दिवेर का बैटल लड़ा 1582 में। फिर जंगलों में रहे ये, वहाँ पर फिर इन्होंने अपनी खुद की रिजेम्बलेंस की और खुद से एक रिकंस्ट्रक्ट किया आर्मी को। फिर महाराणा प्रताप ने दिवेर पर अटैक किया। और दिवेर पर अटैक क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर अकबर का ही अंकल सुल्तान खां, वो वहाँ पर रूल कर रहा था, वहाँ की जेलें देख रहा था, जो भी था। तो इस वजह से दिवेर का बैटल होता है और दिवेर के बैटल में ये अटैक करते हैं कौन? महाराणा प्रताप की लीडरशिप में मेवाड़ की सेना ने। इस बैटल की सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट आती है, वो है कि अमर सिंह ने एक झटके के अंदर ये पूरा बैटल ख़त्म कर दिया था, जिसमें बताते ये हैं कि अपने भाले को, ये जो सुल्तान खान था, इसके सिर से आर पार करते हुए घोड़े के नीचे तक गाड़ दिया था, एकदम आर पार कर दिया था। तो यह अपने आप में बहुत ही हेरोइक गैलेंट्री शो की थी अमर सिंह ने दिवेर के बैटल में। और अमर सिंह कौन है? ये था महाराणा प्रताप का बेटा, जो नेक्स्ट रूलर आएगा, अपन मेवाड़ की जब बात करेंगे नेक्स्ट जब भी आएगा तब, उसमें कर्नल टॉड ने दिवेर के बैटल को मैराथन ऑफ मेवाड़ भी बोला है। और मैराथन जो बैटल है ये भी एंशिएंट ग्रीक टाइम पे लड़ा हुआ है, ठीक है।
इसलिए। और मैराथन इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मैराथन जो बैटल था ये भी ग्रीक्स ने एक ह्यूमिलिएशन का बदला लिया था। तो ये जो दिवेर का बैटल था ये भी तो प्रताप ने, जो हल्दी घाटी की जो एक तरीके से डिफीट थी, उस डिफीट को ही एक तरीके से ओवरकम करना या फिर बदला लेना। इसलिए दिवेर का जो बैटल था, इस दिवेर के बैटल को कंपेयर किया कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन बैटल से। ठीक है, ये बैटल हुआ था ग्रीस में ऑलरेडी, ग्रीस और पर्शियंस थे अगेंस्ट में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो उनके बीच में। तो पर्शियंस वो ग्रीक जो थे वो जीते थे इस बैटल में, मैराथन में। इसलिए यहाँ पर भी वही सीन निकल के आता है कि बदला ले लिया महाराणा प्रताप ने, इसलिए इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। प्रताप ने मेवाड़ को पूरे को ऑक्यूपाई कर लिया था, धीरे धीरे करते लड़ते लड़ते, छोड़ के चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके बाकी सारे रीजन को, मेवाड़ के को ऑक्यूपाई कर लिया था प्रताप ने जीतते जीतते। महाराणा प्रताप ने अपनी एक इमरजेंसी कैपिटल भी बनाई, क्योंकि जब इंजरी हुई फिर उसके बाद में अपने आप को एक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टैब्लिशमेंट तो देना होता ही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप ने चावंड करके एक जगह है उदयपुर वाले रीजन में, मेवाड़ वाले रीजन में ही, वहाँ पर स्टैब्लिश की अपनी एमरजेंसी कैपिटल। और वहाँ पर चामुंडा माता, माया नहीं माता है सॉरी, ये चामुंडा माता का टेम्पल स्टैब्लिश किया। और फिर 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है यहीं पे। महाराणा प्रताप का क्रिमेशन सेरेमनी कहाँ पर सेलिब्रेट किया, परफॉर्म किया गया था, वो था बांडोली उदयपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जितनी फैक्ट्स थी एक स्टोरी फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताई है। ये फैक्ट्स एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं, वो आपके काम आएंगे एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे अपर लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, कोई भी एग्जाम का लेवल हो आपका। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।